चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम क्लास 2 के अंदर जो प्रॉब्लम सब डिस्कस किए थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एक नया स्लाइड बना हुआ है तो उसको फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? दिस क्वेश्चन वाज डन, ये भी हो गया था। थीफ वाला क्वेश्चन, ये स्टूडेंट वाला वैसे ट्रिक बताया था, वॉकिंग एरिया वाला हो गया था, और रेनू वाला क्वेश्चन लास्ट था। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन से। इफ अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन crosses a platform of same length as that of the train in 20 seconds, then what is the speed of the train? ये सारे स्पीड्स तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, लास्ट वैल्यू ये 80 किलोमीटर पर आवर है। तो जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हाँ भाई दीपक, गुड इवनिंग। क्या हुआ, तू लेट कैसे हो रहा है बे? 5:15 की क्लास है ना, मैंने भेज दिया था 5:15 में। चल नहीं, अब कोई नहीं, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है आज की क्लास का। तो यहाँ से स्टार्ट कर, अभी जस्ट 1 सेकंड 1 मिनट हुआ है स्टार्ट किए हुए। हाँ, 72। अच्छा, उसने आंसर निकाल भी लिया। चलो उसको एक बार कर लेने दे, वो भी जस्ट आया है। क्वेश्चन तेरे सामने है, उसने आंसर 72 बोला है, एक बार देख करके आ रहा है या नहीं, फिर मैं एक बार इसको बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। धर्मेश का आ गया? अच्छा, तूने पहले बोल दिया था, मैंने सुना नहीं, बीच में ये आ गया था ना, तो ये हो गया था। चलो, आई थिंक दो लोगों ने कर ही लिया है, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था क्लास थ्योरी जब कर रहे थे तब डिस्कस किया था इसको, कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसको कितना टाइम लगेगा। दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। सबसे पहले तो ट्रेन की लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन LT प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि तुम्हारा जो ट्रेन है वो 200 मीटर का है और जो प्लेटफॉर्म है वो भी 200 मीटर का है, और ये तुमने कवर कर लिया है 20 सेकेंड्स में। तो फिर सीधे सीधे स्पीड की कैलकुलेशन अगर करें तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस 200 400 अपॉन 20, और ये काटने पे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बट हमें पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका एक ट्रिक मैंने दिया था कि 5 के टेबल में देख लेंगे कि 20 आता है 4 के टेबल में, तो 18 में वही चीज़ 4 में आएगा जो वही उसका किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट होगा। तो 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक सबने ऐसे ही किया होगा। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे बोट्स एंड स्ट्रीम्स का है। A man can row 9 1/3 kilometer per hour in still water, and he finds that it takes him thrice as much time to row up than to row down the same distance in the river. Find the speed of the current. 14/3 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा फिर, ठीक है ना? ठीक है, ओके, एक बार स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। तुम्हें जैसे कि पता ही है कि अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको अपोजिशन देता है स्ट्रीम, यहाँ पे अब स्ट्रीम उसको हेल्प करता है। तो क्वेश्चन में ये लिखा ही हुआ है कि टाइम इज थ्राइस एज टू रो अप देन टू रो डाउन, और टाइम का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम में d अपॉन u माइनस वी, एंड दैट इज 3 टाइम्स ऑफ d अपॉन u प्लस वी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले d और d काटेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3u माइनस 3v इक्वल्स टू u प्लस वी।
तो u वाले लोग को एक तरफ किया, 3u माइनस यू 2u हो गया, और ये -3 भी वहां जाएगा तो 4v हो जाएगा, और u की वैल्यू आ गई 2v। हम लोग को u का मतलब पता है कि दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट या स्पीड ऑफ द मैन हु इज रोइंग द बोट, और v होता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इनमें से कोई एक चीज हमें दी हुई है और दूसरा हमें निकालना है। आई गेस हमें स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्ट्रीम निकालना है। तो बोट या मैन की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 मतलब 28/3 विल बी इक्वल्स टू 2v, और यहाँ से v जो कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो आ गया 14/3। इसके बाद सिर्फ हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो आई थिंक 4/2/3 इज नथिंग बट योर 14/3। आ गया समझ में सबको? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से थीफ और पुलिसमैन वाला क्वेश्चन आ गया है। ए थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। When the policeman starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief is 8 km per hour and that of the policeman is 10 km, यही क्वेश्चन तुम कह रहे थे लास्ट क्लास में धर्मेश। तो how far the thief will have run before he has got caught? ये क्वेश्चन करो जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कितना बोल रहे हो? 500? चलो चेक करते हैं एक बार। 500 मीटर तुम्हारा आंसर आया। ओके, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ना बहुत ही बेसिक लेवल से जाके समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो देखो, थीफ यहाँ पे है, आगे है वो, और पुलिसमैन उसके पीछे है, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस के बारे में जानकारी दी गई है वो 100 मीटर की है। अब जैसे ही थीफ को पुलिसमैन देखता है और पुलिसमैन को थीफ देखता है, वो दोनों भागते हैं। मतलब थीफ पहले भागता है, उसके पीछे पुलिसमैन भागता है। तो थीफ की स्पीड जरूर कम होगी एज कंपेयर टू पुलिसमैन। पुलिसमैन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज कर लो पुलिसमैन ए पॉइंट पे था और थीफ बी पॉइंट में था। अब ये दौड़ना स्टार्ट किया। सपोज सी पॉइंट तक आते आते पुलिसमैन ने इसको पकड़ लिया, तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस होगा x। तो जितने टाइम में थीफ बी पोजीशन से सी पोजीशन तक गया है, उतने ही टाइम में ए जो है वो सी तक पहुंचा है। तो हमारा कंसेप्ट जो इस क्वेश्चन में लगेगा वो यही है कि टाइम टेकन बाय थीफ टू रीच सी पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू रीच सी पॉइंट। तो अब अगर मैं थीफ की बात पहले करूं, तो सी तक पहुंचने के लिए उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है सिर्फ x। तो डिस्टेंस और उसकी स्पीड है 8। लेकिन अगर मैं पुलिसमैन की बात करूं, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये डिस्टेंस 100 कवर करेगा, फिर x कवर करेगा उतने ही टाइम में जितने टाइम में सी बी से सी तक गया है। पुलिसमैन को ए से बी फिर बी से सी तक जाना है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा x + 100 और इसकी स्पीड है 10। अच्छा, बात करेंगे यूनिट की, तो अगर ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं तो दोनों जगह मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि वेस्ट है। दोनों ही साइड से वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसी को सॉल्व करके देख लेंगे कि ये जो हाउ फार द थीफ हैव रन, मतलब ये x कितना है, जो आएगा यहीं से आएगा। तो आई थिंक ये आंसर आ रहा है 10x = 8x + 800
तो ये 2x इज इक्वल्स टू 800 होगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 400। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं किसका पूछा है उसने। उसने पूछा था तुमसे थीफ का, तो थीफ तो x ही ट्रेवल किया है मतलब 400। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो पुलिसमैन का पूछता तो वो हो जाता 400 प्लस 100 दैट इज 500। ये लास्ट वाली लाइन समझ में आई क्या बोला मैंने? हाँ, वो जो तुमने आंसर दिया था वो पुलिसमैन ने कितना दौड़ा है चोर को पकड़ने से पहले, वो उसका आंसर है 500 मीटर। इस क्वेश्चन में सिर्फ थीफ का पूछा गया, तो थीफ यहां से यहां तक 400 मीटर दौड़ा है बिफोर गेटिंग ओवरटेकन। ऐसा क्वेश्चन अभी एक बार और आएगा आगे जाके। ये समझ में आ गया अभी अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाना है तुमको। ठीक है, अभी आगे और भी है इस तरह के क्वेश्चंस, और सब आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बट इससे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हुई है। एक बार ट्राई करो तुम लोग पहले। ए thief steals a car at 1:30 p.m. and drives it at 40 km/h. The theft is discovered at 2 p.m. and the owner sets off in another car at 50 km/h. He will overtake the thief at what time? यहाँ पे टाइम पूछा है कि कितने बजे वो thief को पकड़ लेगा, ये बताना है। ये फोर आ रहा है। चलो एक बार इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना है, क्योंकि इसमें टाइम पूछा है, पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में इस चीज को समझेंगे कि अगर कोई चेजिंग का क्वेश्चन है तो वो चेजिंग तभी सक्सेसफुल हो जाती है, हो सकती है, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लोअर बॉडी मस्ट बिकम इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फास्टर बॉडी। जब ये होगा तभी जाके तुम कह सकते हो कि तुम्हारा चेजिंग कंप्लीट हुआ। तो इस केस में जो स्लोअर बॉडी है वो थीफ है और जो फास्टर बॉडी है वो ऑनर है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि थीफ पकड़ाने से पहले कितना डिस्टेंस भाग चुका होगा। नाउ दैट डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, वन इज स्पीड ऑफ थीफ एंड द टाइम। तो सपोज करते हैं कि थीफ पकड़ाता है टी आवर्स के बाद, तो उस टी आवर्स के अंदर अगर वो 40 की स्पीड से भाग रहा है तो वो डिस्टेंस कवर कर लेगा 40 टी। लेकिन ऑनर जो कि उसके आधे घंटे के बाद निकला है, जिसकी स्पीड उससे ज्यादा है, उसका जब डिस्टेंस टेबल निकालने जाएंगे तो 50 इंटू टी माइनस हाफ हो जाएगा। अब ये टी माइनस हाफ क्यों हुआ है ये तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो आधे घंटे के बाद निकला है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से आ गया 40t इज इक्वल्स टू 50t माइनस 25, और ये तुमको दे देगा 10t इज इक्वल्स टू 25। तो अगले स्टेप में जब t की वैल्यू निकालोगे तो वो 25/10 होगा विच इज 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5 घंटे। अब ये 2.5 घंटे तुम्हें देखना किसके रेफरेंस है, तो ऑब्वियसली जो बॉडी पहले निकली थी उसके रेफरेंस है। मतलब 1:30 बजे चोरी हुई, चोर भागा और 2.5 घंटे के बाद वो पकड़ाया, तो 2.5 घंटे मतलब 1.5 में जोड़ लो 2.5, तो ये बन गया तुम्हारे कि ये पकड़ाया होगा 4 PM। अच्छा, तुम किसी और तरीके से कर रहे हो क्या? हम्म। अच्छा, ओके।
वो निकाल के फिर उसको इक्वेट किए होगे। चलो ठीक है, वो भी गलत तरीका नहीं है, ये थोड़ा सा एलाबोरेटिव वे हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी एक वो तरीके से किया था, इसको भी उस तरीके से किया हुआ है। तुम वो आधे घंटे में थीफ के हिसाब से वो भाग गया होगा, 20 किलोमीटर आगे निकल गया होगा, और फिर ऑनर निकलता है तो उसके हिसाब से तुम देख रहे होगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, वही किया मैंने। नहीं 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 नहीं, वो फिर 20 के इक्वल किस चीज को कर रहे हो? वो 20 क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, अगर डिस्टेंस उसके द्वारा ट्रेवल किया हुआ ज्यादा होगा तो फिर वो पकड़ाएगा कैसे? वो तो पकड़ाएगा तभी जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लोअर बॉडी बिकम्स, पहला रूल तो मैंने चेजिंग का यही बताया ना। अभी आगे जाके एक और क्वेश्चन आएगा। देखो, चेजिंग इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लोअर बॉडी बिकम्स इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फास्टर बॉडी। तुम जो कह रहे हो उसमें तुम क्या क्रिएट कर रहे हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस 20 का है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो कभी पकड़ाएगा ही नहीं, वो तो 20 मीटर हमेशा हेड रहेगा उससे, वो गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, टी प्लस हाफ ले लिया होगा। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आएगा। बट उस केस में फिर तुमको टी प्लस हाफ में ऐड करना पड़ेगा वो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। इस क्वेश्चन को तुम लोग किस कंसेप्ट से कर रहे हो करो, क्योंकि यहाँ पे स्लोअर बॉडी हो गई गुड्स ट्रेन, और फास्टर बॉडी हो गई एक्सप्रेस ट्रेन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुड्स ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट अ सर्टेन टाइम एट a fixed speed. After 6 hours, an express train leaves the same station and moves in the same direction with the uniform speed of 90 km per hour. And this train catches the goods train in 4 hours. Find the speed of goods train. ये भी चेजिंग का ही क्वेश्चन है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। जहाँ तक मुझे याद है 60 नहीं है इसका आंसर, मैंने ऑप्शन में से दिया नहीं है, तो एक बार चेक करेंगे। 60 नहीं है मतलब। अब इसमें बताओ, स्लोअर बॉडी तो मैंने तुमको बता ही दिया कि गुड्स ट्रेन है, तो अगर मैं उस कंसेप्ट से चलूं तो डिस्टेंस moved by slower body is dependent on two things. One is speed of the goods train and the time for which it has traveled in the question. तो मेरे ख्याल से गुड्स ट्रेन जो है 6 + 4 10 घंटे चल चुकी है, तो गुड्स ट्रेन की स्पीड को मैं एक्स लूंगा, और उसका जो टाइम फॉर जर्नी है पकड़ाने से पहले, वो 6 घंटे पहले खुली थी और वो पकड़ाई है 4 घंटे के बाद, तो टोटल क्वेश्चन में वो 10 घंटे चल चुकी है। ये हो गया जीटी, गुड्स ट्रेन। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसने गुड्स ट्रेन को पकड़ा है कितने घंटे में? 4 घंटे में, और वो चल रही है 90 के स्पीड से, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 × 4। तो अब यहाँ से तुम आराम से निकाल सकते हो, गुड्स ट्रेन की स्पीड एक्सलेट की हुई है मैंने, तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 36 km/h। मतलब गुड्स ट्रेन की स्पीड जो है वो 36 km/h है। अब बताओ इसमें क्या डाउट है या समझ में नहीं आया? क्लियर है? मतलब वो 60 कैसे बोल रहे थे, फिर क्या हुआ था उसमें? हाँ नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, फिर उसको ना देखो, चेजिंग के लिए ना, जिस क्वेश्चन में भी इस तरह की बातें लिखी हुई है उसको चेजिंग बोलते हैं। तो चेजिंग का रूल ही ये बना लो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लोअर बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्टर बॉडी। दोनों को इक्वेट करके करो, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। जहां पे टाइम पूछा होगा या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो वो तुम अपने वाले तरीके से कर लेना जो पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था। चलो, ये स्लाइड यहाँ खत्म होता है, और ये पिछले क्लास का सारा खत्म हुआ यहाँ पे। अब आज की क्लास का पकड़ते हैं।
चलो ये आज की क्लास का है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, क्लास थ्री में पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में चल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आराम से देख लेना। टू पर्सन्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू प्लेसेस सी किलोमीटर अपार्ट एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन। If A travels at the rate of P kilometer per hour and B travels at the rate of Q kilometer per hour, then A has traveled before he overtakes B at a distance. इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, तब उस समय थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया पकड़ाने से पहले, ये पूछा था। तब समर्थ ने आंसर दिया था कि 500, उसने पुलिसमैन का निकाल लिया था। इस बार सोचो कि ए जो है वो तुम्हारा पुलिसमैन है, और इस बार तुमको वही निकालना है जो तुमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे तुम्हें वैल्यूज नहीं दी हुई है, वो लेटर्स के टर्म्स में, वेरिएबल के टर्म्स में नहीं देके उसमें दे रहा है, कॉन्स्टेंट के टर्म्स में दे रहा है। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट से करना, देखो क्या आता है इसका आंसर। अच्छे से इसका फिगर ड्रॉ कर लो, जैसे मैं हमने वो वाले क्वेश्चन में किया था, थीफ और पुलिसमैन वाले क्वेश्चन में, उसी अप्रोच से होगा ये क्वेश्चन। बी मतलब पी सी अपॉन पी माइनस क्यू कह रहे हो, ठीक है। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। सबसे पहले तो ये ए और बी है जो कि एक दूसरे से सी किलोमीटर अपार्ट है, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। अब दे स्टार्ट वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ, ये स्पीड है इसका पी किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड है क्यू किलोमीटर पर आवर, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो हो सकता है कि यहाँ तक मूव करने में से डी पॉइंट तक बी ने कवर किया एक्स। तो हमें ध्यान रखना है कि इस बार हमें ए ने कितना कवर किया ये बताना है, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट एक्स प्लस सी। तो अब सीधा सीधा कहानी यहाँ पे ये है कि जितने टाइम में बी से डी तक गया है, बी से डी तक गया है, उतने ही टाइम में ए डी तक आया है। तो उसके लिए टाइम फॉर बी टू रीच डी मस्ट बी इक्वल्स टू टाइम फॉर ए टू रीच डी। और टाइम का फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो b का डिस्टेंस है x, उसकी स्पीड है q, और a के लिए वो डिस्टेंस है x प्लस सी और उसकी स्पीड है p। अब यहां से सॉल्व करके पहले x निकाल लेंगे और बाद में c प्लस एक्स करेंगे। तो ये हो गया पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एक्स प्लस क्यू सी। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो यहां से x पहले कॉमन लेके इधर भेज देते हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप इज हियर, x को कॉमन लेके इधर खींच लिया, p माइनस क्यू इक्वल्स टू सी क्यू। तो x की वैल्यू आ गई सी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। अगर तुमसे ये पूछा होता कि b कितना डिस्टेंस कवर किया है बिफोर ही इज ओवरटेकन, तो ये आंसर होता, बट हमें तो a के लिए पूछा है, तो इसमें एक c और ऐड कर दो और ये c यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। तो ये हो गया सी क्यू प्लस सी पी माइनस सी क्यू अपॉन में पी माइनस क्यू। सी क्यू कैंसिल हो गया। तुमने कौन सा बोला था, सी पी अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है जैसे अभी थीफ और पुलिसमैन वाला क्वेश्चन हुआ था। सबको समझ में आ गया? पहले देख लो एक बार, क्लियर है ये? हाँ, इस क्वेश्चन में अगर करना चाहो वैसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक हमने पहले एक क्वेश्चन ठीक ऐसे ही किया हुआ है, तो उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो तुम कह रहे हो उससे अगर आंसर आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, उसमें कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अबे देखो, ए और बी दो आदमी हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस सी है। ए मूव कर रहा है, बी मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
बी की स्पीड है क्यू किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड है पी किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी अगर डी पॉइंट तक पहुंचा है, जब बी कितने दूर तक भागा है जिससे पहले कि वो पकड़ा गया, और इसको पकड़ने के लिए, बी को पकड़ने के लिए ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्वेश्चन क्या है कि बी तो मूव कर रहा था, वो आगे आगे बढ़ रहा है, ए पूरा का पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके बी को पकड़ेगा एट डी पॉइंट। तो मैंने सीधा बोला था ना कि टाइम फॉर स्लोअर बॉडीज की स्पीड थोड़ी कम रही होगी, टाइम फॉर स्लोअर बॉडी टू रीच डी पॉइंट मस्ट बी इक्वल्स टू टाइम फॉर फास्टर बॉडी टू रीच डी पॉइंट। यहाँ पे स्लोअर बॉडी तुम्हारा क्यू है, फास्टर बॉडी तुम्हारा पी है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्स, और उसकी स्पीड है क्यू। आ गया ना समझ में। फिर वहां से बाद में ए का पूरा डिस्टेंस देखना है, सी प्लस एक्स करेंगे। नेक्स्ट, हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट भी है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। ए मैन राइड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर and the remainder at the rate of 2y kilometer per hour. If he had traveled at a uniform rate of 6z kilometer per hour, then he could have ridden from A to B and back again in the same time. अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन मांग रहा है। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के समझो कि वो क्या है क्या रहा है। अच्छा, इसका मतलब मुझे पहले समझाओ कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। सबसे पहले हमें इसके अंदर में ये देखना है कि डिस्टेंस जो है, पूरा डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस है हमारा डी। तो एक आदमी क्या कर रहा है, ए मैन राइड्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब सपोज कर लो ये उसका 1/3 है, मतलब d/3 है, उसको उसने कवर किया एट द रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स जो टाइम लगा होगा इस बंदे को वो लगा होगा d/3 अपॉन x, और रिमाइंडर को उसने कवर किया एट 2y किलोमीटर पर आवर। तो d में से अगर d/3 निकल गया तो रिमाइंडर है 2d/3, तो 2d/3 को उसने कवर किया एट द रेट ऑफ y किलोमीटर पर आवर। ये उसकी पूरी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है। क्वेश्चन में चेंज क्या आया जब उसने ये बोला कि इफ ही हैड ट्रेवल्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6z किलोमीटर पर आवर then he could have ridden from A to B and back again in the same time. अब इसको तुम किसके साथ इक्वेट करोगे इस पूरे टाइम को, कि वो A से B तक गया और B से A तक आया, और अगर उसने अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा है 6z पे, तो यहां जितना टाइम लगेगा वहां पे भी उतना ही टाइम लगेगा। तो अब यहां से यहां तक d और वापस आने का d, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, और इसके लिए उसका जो यूनिफॉर्म स्पीड रहा वो 6z रहा। अब हमारा क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है और यहां से बोल रहा है कि रिलेशन फाइंड करो। हाँ, कहां पे, अच्छा हाँ यहाँ 2y था ना, राइट, यहाँ 2y था। तो सबसे पहले तो इस 2 को ही काट देते हैं, और उसके बाद और क्या कटेगा, d/3x प्लस d/3y, और यहाँ पे ये 2 6 को काटेगा तो d/3z। अब d/3 जो है वो तो अब जगह से कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा खाली 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। ठीक है, बिल्कुल सही है।
सी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया या नहीं आया पहले देख लो एक बार, क्लियर है? चलो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो पूछ रहा है आजकल इसलिए। अच्छा, अब ये देखो सेम पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करना। A car travels the first one third of a certain distance with a speed of 10 km per hour, next one third with a speed of 20 km per hour, and the last one third with a speed of 60 km per hour। तुमको एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी बतानी है। कौन सा आ रहा है? 18। आई एम नॉट श्योर क्या है इसका आंसर, बट करके देखने से पता चलेगा। पैटर्न वही है क्वेश्चन का जैसा पिछले वाला था, उसमें बस उसने एक लाइन एक्स्ट्रा दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगेन देयर इज अ डिस्टेंस विच इज टू बी कवर्ड, और इस डिस्टेंस को हम लोग लेट कर लेते हैं, सपोज ये डी है। तो एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो तो डी है, बट उसको अलग अलग टाइम और अलग अलग स्पीड में कवर किया गया है। तो ऊपर तो मैं डी लिख दूंगा, लेकिन जब पहला वन थर्ड अगर देख रहा हूं, दिस इज वन थर्ड, दिस इज वन थर्ड, एंड दिस इज द लास्ट वन थर्ड। तो पहला जो वन थर्ड है उसके लिए कितना टाइम लगा वो जानने का फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वन थर्ड को उसने कवर किया है विथ स्पीड ऑफ 10, तो ये हो जाएगा डी बाई 30। फिर अगले वन थर्ड को उसने कवर किया एट द स्पीड ऑफ 20, तो ये हो जाएगा डी बाई 60। और लास्ट वाले वन थर्ड को उसने कवर किया एट द स्पीड ऑफ 60, तो ये हो जाएगा डी बाई 180। और ये डी अगर मैंने स्मॉल यहाँ पे कर दिया तो फिर ऊपर भी डी को स्मॉल ही कर देता हूँ, तो डी सबसे पहले कैंसिल हो गया और नीचे आ गया 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/90। बस इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, 30 60 90 का एलसीएम अपना हो जाता है 180। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। अब ये 180 ऊपर भाग गया, 6 3 9 2, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, 30 60 90 6 कहाँ पे, क्यों 1 क्यों है? अच्छा हाँ, पहले ही 180 था, मैंने ये गलत लिख दिया 180। तो यहाँ 1 आएगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. Okay, its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour, and hence the time of journey increases by 30 minutes। तो पूछा क्या है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है ही इज इंटरेस्टेड फॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन। अभी यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं है, तो एक बार करते समय पता चलेगा कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ही पूछा है या न्यू ड्यूरेशन पूछा है, क्योंकि न्यू ड्यूरेशन के हिसाब से हाफ एन आवर लेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से कुछ नहीं लिखा होता, ओरिजिनल ड्यूरेशन ही पूछा होगा। एक बार करके देखो क्या आ रहा है।
1 आवर आ रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये वही वाले क्वेश्चन की तरह है जो हमने किया था 2 क्लास पहले किया हुआ है। एक डिस्टेंस हमें कवर करना है 600 का, और वो अपनी ओरिजिनल स्पीड में अगर करे x में, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट यही होगा 600 बाई एक्स। बट बिकॉज ऑफ बैड वेदर उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में उसका टाइम ऑफ जर्नी बढ़ जाएगा, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना बढ़ा है, 30 मिनट्स। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा 600 अपॉन एक्स माइनस 200, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, माइनस 600 अपॉन एक्स, इसमें कम टाइम लग रहा है, और इसको इक्वेट करना है हमें हाफ के साथ, क्योंकि 30 मिनट्स मतलब हाफ। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि 600 कॉमन ले लिया जाए, ब्रैकेट के अंदर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 200, ये यहाँ भागेगा x, और ये हो जाएगा x प्लस 200, और ये जो 2 है 600 के पास चले जाएगा, और ये बन जाएगा 1200। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 200 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 200x। तो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 के साथ में 4 जीरो इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें बहुत इजी है, 600 और 400 ले लेते हैं, सीधा हो जाएगा 600x प्लस 400x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट वाले नंबर को देख के पता चल जाता है। तो यहां से एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 600, और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है माइनस का 400। स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, इसको काट देंगे। अब वही क्वेश्चन है कि कौन सा पूछा है, तो ओरिजिनल ही पूछा था, 600 को यहाँ पे पुट कर दो, तो ओरिजिनली उसको लगेगा 600 बाई 600, दैट इज 1 आवर। न्यू पूछा होता तो 600 माइनस 200 करते 400 हो जाता, 600 बाई 400 मतलब 3/2, मतलब 1.5 आवर्स लगता। दैट मीन्स वो डिले है, ऑप्शन में कहीं पे है नहीं, इसका मतलब है कि उसने ओरिजिनली पूछा होगा, दैट इज 1 आवर। हो गया, क्लियर है ये चीज। एक और कर रहे हैं क्वेश्चन, एक और टाइम एक्चुअली वहां पे उसका सेट होता है। हाँ, ये देख लो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, इसका कोशिश करो क्या करना है। A man rows down a river 18 kilometer in 4 hours with the stream and returns in 10 hour. ओके, उसने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में बताया यहाँ पे। विद द स्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम, और आते समय 10 आवर्स, क्योंकि वो अपस्ट्रीम रहा होगा। तीनों चीजें मांगी हैं। स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब u माइनस वी बोल रहा है, एंड स्पीड ऑफ द मैन विद द स्ट्रीम, ये u माइनस वी की वैल्यू है। अच्छा, स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर मतलब ये u की वैल्यू है, स्पीड ऑफ द, अच्छा अगर एक पता चल जाएगा तो बाकी दोनों हम लोग निकाल ही लेंगे। पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो अब बताओ ये क्या दिया हुआ है, 4 आवर्स मतलब टाइम अप है, ये नहीं टाइम डाउन है। तो टाइम डाउन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन u प्लस वी। तो ये हमें कितना दे रखा है, टाइम डाउन है 4 और ये है 18, तो u प्लस वी की वैल्यू आ जाएगी 18/4, दैट इज 9/2। एंड रिटर्न्स में हो जाएगा ये 10, तो 10 आवर्स किसके इक्वल होगा, 18 अपॉन u माइनस वी के। तो u माइनस वी की वैल्यू हो गई 18/10 मतलब 9/5। अब इसके आगे सारे आंसर तुम्हारे पास में, u माइनस वी 9/5 है, इसका मतलब ये आंसर तो मिल ही गया तुमको। 9/5 इज नथिंग बट 1.8, और अगर ये 1.8 है तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा सही हो गया। अब बाकी u और v निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 9/2 है, यहाँ पे u माइनस वी 9/5 है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2u की वैल्यू हो जाएगी 9/2 प्लस 9/5। अब इसको सॉल्व करके देख लो u की वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट में ही कर लेते हैं। ये हो गया